नमस्कार दोस्तों, एडी कैंपस में टाटा सर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपका मध्य प्रदेश का फोर्थ टॉपिक मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने मध्य प्रदेश से संबंधित 3 वीडियो अपलोड किए हैं जो आप इसमें लिंक में जाकर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई और पीएससी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम चलते हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन की तरफ। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन के पहले हम ये जानते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया आपका कि गोंडवाना लैंड का एक भाग है मध्य प्रदेश। ये कई बार आया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझने के लिए जरूरत है कि गोंडवाना लैंड का भाग कैसे है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले सारे महाद्वीप एक थे, यानी कि सारे महाद्वीप एक भाग थे। एक भाग होने से इसको क्या कहा गया, ये क्वेश्चन कई बार आया, पैनजिया। इसको कहा जाता था पैनजिया, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो सारे महाद्वीप थे वो एक थे और इसके आसपास आपका समुद्र था, पानी था। तो ये उस भाग को क्या कहा जाता था, पैनजिया। पैनजिया 2 भागों में विभाजित हुआ। एक हुआ आपका अंगारा लैंड, एक क्या हुआ आपका अंगारा लैंड उत्तर भाग, और दक्षिण भाग हुआ आपका गोंडवाना लैंड। यानी कि अगर हम इस पृथ्वी को बनाएं तो ये पृथ्वी जो आपकी है, इस ऊपर के भाग हुआ आपका अंगारा लैंड और ये हुआ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कुछ समय बाद धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसका। तो आज गोंडवाना लैंड का उत्तरी भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या आता है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल गोंडवाना लैंड में आता है। इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो भू क्षेत्र है, जो आपका क्षेत्रफल है, वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ये कई बार कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम चलते हैं कि मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में जो बांटा गया है वो मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले मध्य प्रदेश 9 भागों में था, जिसमें अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ 2 भाग छत्तीसगढ़ में चले गए। एक आपका महानदी बेसिन, कौन सा, एक महानदी बेसिन, और दूसरा आपका दंडकारण्य का क्षेत्र। ये आपके छत्तीसगढ़ में अलग होने से आपके यहां बचे 7। मुख्यतः हम कहते हैं तो मुख्यतः आपके कितने होते हैं, 3। यानी कि मध्य प्रदेश को भौतिक विभाजन में मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मैकल श्रेणी, तीसरा बघेलखंड। फिर इस मध्य उच्च प्रदेश बहुत बड़ा भू क्षेत्र था, उसको 5 भागों में बांटा गया। आपका मध्य भारत, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा और सोन घाटी। तो इस भौतिक विभाजन को हम मध्य प्रदेश के आपके मानचित्र में समझेंगे कि कहां से कहां तक है। तो सबसे पहले आता है ये नीमच का क्षेत्र जो आपका आता है, नीमच और ये मंदसौर का थोड़ा सा क्षेत्र, वो ये क्षेत्र आपका जो आता है, ये पूरा क्षेत्र आपका सबसे पहला मध्य भारत का क्षेत्र कहलाता है। ये कौन सा क्षेत्र है, मध्य भारत का क्षेत्र। मध्य भारत, ये आपका मध्य भारत का क्षेत्र है। और मध्य भारत का जो पठार है, इस पठार का अगर पूरे मध्य प्रदेश का हम क्षेत्रफल देखें तो लगभग कितने % बनता है, 10.868%। यानी कि पूरे मध्य प्रदेश का अगर भू क्षेत्र देखें तो 32,896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। ये आपका हो गया मध्य भारत। दूसरा आता है आपका मालवा का पठार। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मालवा का पठार आपका जो है वो यहां से लेके ये आपका है मालवा का पठार। ये आपका मालवा का पठार है, यानी कि ये है मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, लगभग 28%। यानी कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% भाग कौन बनाता है, मालवा का पठार। अगर हम इसका देखें तो ये होता है आपका लगभग 88,222 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अगर हम तीसरा देखते हैं तो बुंदेलखंड का पठार। तो ये जो क्षेत्र आपका बचता है, ये वाला क्षेत्र, ये यहां तक, ये क्षेत्र आपका पूरा क्या होता है, बुंदेलखंड का पठार। ये आपका हो गया बुंदेलखंड का पठार। भाई बुंदेलखंड का पठार कौन कौन सा, तो हम यहां जानते हैं कि भाई भिंड की कुछ, लाहौर तहसील, दतिया जिला, टीकमगढ़ जिला, ये सारे क्षेत्र, छतरपुर, ये आता है बुंदेलखंड। उसके बाद हम देखते हैं चौथा आता है रीवा पन्ना का पठार। इसे हम एक और पठार कहते हैं, इसका नाम क्या है, बिंद कगार। इसको ही क्या कहते हैं, बिंद कगार प्रदेश। रीवा पन्ना का पठार को, ये जो क्षेत्रफल है आपका रीवा पन्ना का पठार, ये आपका यहां से बनता है, ये आपका आता है रीवा पन्ना का पठार। जो पूरे क्षेत्रफल का कितना है 10.4
37%। और बुंदेलखंड का आपका पठार है 7.7%। ये मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल आता है। तीसरा आता है नर्मदा सोन घाटी। तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ये पूरा क्षेत्रफल, ये सारा क्षेत्रफल इसे कहते हैं नर्मदा सोन घाटी, और ये है लगभग आपका 26%, यानी पूरे क्षेत्रफल का 26%, जिसमें आपकी नर्मदा नदी की पूरी घाटी है। फिर आपके सोन घाटी ये आता है आपका, ये सारा प्रदेश जो हो गया वो 5 भागों में बांटा गया, जिसे हम कहते हैं मध्य उच्च प्रदेश। यहां से लेके यहां तक ये सारा आपका मध्य उच्च प्रदेश लेके आते हैं। दूसरा आपका इसमें अगर हम देखते हैं तो ये आता है आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये भी आपका 3 भागों में बटा हुआ है। हम इसका वर्णन बाद में करेंगे। और अगर हम इसको देखें तो ये मध्य प्रदेश का 11% भूभाग का क्षेत्रफल का निर्धारण करता है। लास्ट आपका आता है बघेलखंड जो आपके मध्य प्रदेश का 7%, यानी कि अगर हम देखें 7 प्रदेशों में 7 क्षेत्रों में तो मालवा का पठार सबसे अधिक क्षेत्रफल घेरता है, और बघेलखंड का पठार जो आपका है सबसे कम 7% क्षेत्रफल घेरता है। तो इस प्रकार जो है ये सारा आपका मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है कि 3 भागों में बांटने के बाद जो सबसे भाग बड़ा है मध्य उच्च प्रदेश है, जिसको 5 भागों में बांटा गया। मध्य भारत, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ये है आपका नर्मदा सोन घाटी, जो मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश का पूरा अगर भौतिक विभाजन देखें, भौतिक में सबसे ज्यादा यहाँ उच्च भूमि पाई जाती है। यानी उच्च भूमि क्या होती है? जो समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा हो। तो मालवा का पठार से लेके ये 5 जो पठार आपके हैं, ये जो है उच्च भूमि के पाए जाते हैं, और नर्मदा सोन घाटी फिर ये आपकी निम्न भूमि में आ जाते हैं। अब हम यहाँ चलेंगे, इसका वर्णन करेंगे। आपको याद रखना कि बिंद कगार प्रदेश भी कई बार पूछा गया है, कि अब हम एक एक देखेंगे कि मध्य भारत पठार की विशेषताएं क्या क्या है। यानी मध्य भारत की पठार की जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो यहां देखते हैं मध्य भारत का पठार, इसका क्षेत्रफल लगभग 32,896 वर्ग किलोमीटर है। जो मैंने आपको बताया कि ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में 10.68% भाग भूभाग रखता है। इसकी ऊंचाई जो समुद्र तल से है लगभग 300 से 500 मीटर के समथिंग है। विस्तार इसका अगर हम देखें तो विस्तार ये है कि यहाँ अगर ये स्थित है तो इसके उत्तर में कौन है? तो उत्तर में यमुना का मैदान है, पश्चिम में राजस्थान है, दक्षिण में आपका मालवा का पठार है, और पूर्व में इसमें बुंदेलखंड है। तो ये उसका विस्तार हो गया कि कहाँ का विस्तार है। अब आती है कि यहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि यहाँ पर आपकी जलोढ़ मिट्टी और कुछ काली प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है। और यहाँ पर सबसे मेन है चंबल घाटी, जिसमें नदियां चंबल आपकी बहती है, वहां मृदा अपरदन होता है। और ये पूरे इंडिया के लिए सबसे फेमस है कि मृदा अपरदन चंबल घाटी प्रसिद्ध है। फसल यहाँ गेहूं, सरसों, ज्वार वगैरह होता है, और बाजरा भी यहाँ पाया जाता है। नदी में आपकी चंबल नदी, सिंध, क्वारी नदी इत्यादि इस आपके मध्य भारत के क्षेत्रफल में बहती हैं। जिले आपके आते हैं तो आपके जिले आते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना का कुछ भाग, नीमच का कुछ भाग और मंदसौर का कुछ भाग भी इसमें आता है आपका। निर्माण अगर हम देखें तो चट्टान है, तो बिंद शैल समूह से इसका निर्माण हुआ। खनिज की दृष्टि से यह जो आपका मध्य भारत का पठार है वो आपका बहुत ही कमजोर है। तो यहाँ चीनी मिट्टी और चूने का पत्थर मुख्यतः पाया जाता है। वर्षा अगर देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे कम मध्य भारत के पठार पर ही वर्षा होती है, और वो भी भिंड जिले की आपकी। इसके पहले पढ़ लिया मध्य भारत का पठार, अब पढ़ेंगे हम मालवा का पठार कि मालवा के पठार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मालवा के पठार की सबसे मेन विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश के सारे पठारों में से मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। अब पढ़ते हैं उसका क्षेत्रफल। तो कितना क्षेत्रफल है आपका? 88,200 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के आपके क्षेत्रफल में 28% भाग रखता है। दूसरा आपका विस्तार, तो मध्य प्रदेश जो आपके मालवा का पठार का विस्तार है, तो हम देखते हैं कि मालवा के पठार के उत्तर में आपका मध्य भारत का ये पठार है, दक्षिण में आपकी नर्मदा नदी है यानी नर्मदा सोन घाटी का पठार है, आपका पश्चिम में आपका गुजरात है, और आपका उत्तर और पश्चिम में आपका राजस्थान है, और आपका पूर्व में आपका रीवा पन्ना का पठार है। तो मालवा का पठार का जो विस्तार है वो ये सभी लोग आप इसको क्या करें, चारों ओर से घेरे हुए हैं। तीसरा इसका निर्माण,
इसका निर्माण जो हुआ है वो दक्कन ट्रैप चट्टानों से हुआ। दक्कन ट्रैप चट्टानों का मतलब ये होता है कि ये लावा जो ज्वालामुखी द्वारा लावा निकलता है उसके ठंडे होने से जो बनती है वो दक्कन ट्रैप चट्टानें होती हैं। इसमें आपका लोहा बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है, दक्कन ट्रैप चट्टानें जहां भी भारत के क्षेत्रफल में या मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है वहां काली मिट्टी पाई जाती है। चोटी सबसे ज्यादा मालवा की जो आपकी ऊंची चोटी है वो सिगार चोटी है। इसके अलावा आपकी जानापाव पहाड़ी भी है, कई आपकी चोटियां हैं। मिट्टी हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश के सारे क्षेत्रफल पर काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाने के बाद मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मेका श्रेणी पर ये पूरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल पाया जाता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि निम्न में से किस जिले में काली मिट्टी पाई जाती है। तो आप उनमें जब मालवा के पठार या नर्मदा सोन घाटी के पठार का वर्णन कर चुके होंगे, विस्तार से पढ़ चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको समझने के बाद आप तुरंत कर देंगे। तो यहाँ आपकी जो है मिट्टी है वो साधारण काली पाई जाती है, नर्मदा सोन घाटी में आपकी गहरी काली पाई जाती है और सतपुड़ा में आपकी काली छिछली पाई जाती है। तो इनमें अंतर यह है कि सारे क्षेत्रफल में काली मिट्टी, उसके अलावा यहाँ आपकी साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। फसल यहाँ की प्रमुख फसल जो है वो आपकी सोयाबीन है, कपास है, गेहूं है, क्योंकि यह काली मिट्टी में होने वाली फसल है। नदी आपकी यहाँ पर काली सिंध बहती है, छिप्रा बहती है, उज्जैन में पार्वती बहती है, चंबल आपकी बहती है, जानापाव पहाड़ी से निकलती है जो आपके सारे मालवा में मंदसौर होते हुए आपकी जाती है। जिले इसमें जो आते हैं सबसे बड़ा क्षेत्रफल होने की वजह से मध्य प्रदेश के 18 जिले मालवा के पठार में है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको प्रश्नोत्तरी लेकर भी आऊंगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं कि भाई इनमें से आपके 18 में से इंदौर, भोपाल, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, आगर, अगर हम इधर से देखें तो आपका नीमच हो गया, आपका मंदसौर हो गया, आपका रतलाम हो गया, आपका आगर हो गया, आपका शाजापुर हो गया, आपका उज्जैन हो गया, तो इधर आपका भोपाल, सीहोर, रायसेन वगैरह आपका ये, और यहाँ जो है वो अशोक, वो आपका गुना। तो गुना को वैसे भी मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है कि गुना का कुछ भाग आपके मध्य भारत में भी आ जाता है और ज्यादातर भाग आपका मालवा के पठार में आता है। मालवा के पठार में जो वर्षा होती है वो 75 से लेके 125 सेंटीमीटर होती है, यानी वर्षा का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो मालवा के पठार में कम होती है। कर्क रेखा एक ऐसा आपका पठार है जो आपके मालवा का पठार जहां कर्क रेखा आपके बीचों बीच से गुजरती है और इसके अलावा कर्क रेखा बीचों बीच से बघेलखंड को काटती है। दोनों पठारों में आपकी कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। वनों की स्थिति अगर हम यहाँ देखें तो वन की स्थिति यहाँ पर आपकी ये है कि यहाँ वन बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि 10 से 12% प्रतिशत वन यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा आप तीसरा हम चलेंगे बुंदेलखंड का पठार, कि अब बुंदेलखंड का पठार कौन सा है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि मालवा का पठार आपका हो गया, अब बुंदेलखंड का पठार हम यहाँ आपका पढ़ेंगे। अब बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड का पठार जो है उसका वर्णन करेंगे विस्तार पूर्वक। तो बुंदेलखंड का पठार का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में 7.7% भाग रखता है, यानी कि 23,733 वर्ग किलोमीटर में ये आपका बुंदेलखंड का पठार फैला हुआ है, जिसमें आपका विस्तार अगर देखें तो उत्तर में आपका यमुना का मैदान है, आपका पश्चिम में मध्य भारत है, दक्षिण में नर्मदा सोन आपकी घाटी है, और अगर हम देखें तो दक्षिण पूर्व में रीवा पन्ना का इस तरह आपका ये पठार है। तो ये चारों तरफ से आपका उसका विस्तार हो गया। निर्माण जो है आर्केन युग की जो चट्टानें होती हैं उसके कायांतरित रूप यानी कि ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना है। कई बार पूछा भी गया है कि भाई बुंदेलखंड का पठार किस चट्टानों से है, मालवा का पठार किस चट्टान से निर्मित है। चोटी सिद्ध बाबा की चोटी यहाँ सबसे ऊंची चोटी है। मिट्टी यहाँ पर जो आपकी पाई जाती है काली, दोमट, लाल, अगर हम कुल मिला के इसको कहें तो यहाँ पर मिश्रित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फसल में देखें तो यहाँ पर ज्वार, मूंगफली, गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है। नदी में देखें तो बेतवा जो आपकी रायसेन से निकलती है, दसान, कैन और पहुज यहाँ की, और भी अन्य नदियां आपकी इनकी प्रमुख नदियां इस क्षेत्रफल की। जिले अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम जिले तो भिंड, एक तो यहाँ आपका इसमें दिखाई दे रहा है भिंड, तो भिंड तहसील की आपकी लाहौर तहसील आ जाती है भिंड की। शिवपुरी का कुछ भाग यहाँ आ जाता है आपका। तीसरा आपका ग्वालियर की डबरा और भांडेर वगैरह आपके आ जाते हैं। उसके अलावा दतिया आपका, छतरपुर, टीकमगढ़ और ये निमाड़ी, भाई और कौन सा, निमाड़ी, ये सारे आपके कहां पर आ जाते हैं, ये सारे जिले आपके बुंदेलखंड में कहे जाते हैं। खासकर दतिया, टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर और आपका उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र आपके झांसी और ललितपुर क्षेत्र आपके इसमें आते हैं। वर्षा का क्षेत्रफल अगर हम वर्षा का देखें सेंटीमीटर में तो यहाँ मालवा का जो आपका पठार है उसमें जैसी वर्षा होती है वैसी सेम लगभग 75 to 125 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। अब हम जाएंगे बुंदेलखंड के पठार के बाद रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार हो गया क्या, रीवा पन्ना का पठार। अब बुंदेलखंड पठार के बाद रीवा पन्ना का पठार हम पढ़ते हैं। तो रीवा पन्ना का पठार जो आपने देखा है ये आपका जो है पूरा क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश के में 10.37% का भाग रखता है। उसके अलावा इसका विस्तार जो है वो आपका उत्तर में उत्तर प्रदेश,
दक्षिण में आपका नर्मदा सोन घाटी, पश्चिम में आपका मालवा का पठार और पूर्व में आपका बघेलखंड के विस्तार पूर्वक या विस्तार है इसका। भांडर और कैमूर जो आपकी विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां हैं, भांडुर और कैमूर उनके यहाँ रीवा पन्ना के वहां पर भांडर और कैमूर के नाम से जाना जाता है, जो विंध्याचल की श्रेणी है। यह उत्तर मैदान और दक्षिण पठार का विभाजक रेखा का काम करती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, एमपीपीएससी में भी आ चुका है कि कौन है जो आपका उत्तर मैदान और दक्षिण के पठार में मध्य प्रदेश की पहाड़ी जो विभाजक रेखा का काम करती है, तो भांडर और कैमूर। मिट्टी इसकी है मिश्रित और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। फसल गेहूं होती है। नदी इसमें टोंस, कैन और बीहड़ होती है। बीहड़ नदी जो है इसमें मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात है, जलप्रपात है बीहड़ नदी पर आपका रीवा में। जिले आपके रीवा, पन्ना, सतना, दमोह और सागर का कुछ भाग इसमें आपका आता है। इसी रीवा पन्ना के पठार को क्या कहा जाता है? विंध्य कगार प्रदेश, विंध्य कगार प्रदेश भी इसको कहा जाता है। वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर होती है, यानी कि साधारण होती है। वन इसके सागौन, नीम और महुआ पाए जाते हैं। इसके बाद हम चलेंगे आपका नर्मदा सोन घाटी पठार की ओर। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्रफल आपका 8600 वर्ग किलोमीटर, 86,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 26% आपका किसमें मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में भाग रखता है। और सबसे ज्यादा मालवा का पठार 28% और ये 26%, यानी हम कहें तो ये प्रदेश का दूसरा बड़ा भाग है, दूसरा बड़ा भूभाग क्षेत्र है आपका भौतिक। प्रदेश का सबसे नीचा भाग है ये उच्च भूमि का था, ये नीचे भाग है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग कौन सा है, तो नर्मदा सोन घाटी का, क्योंकि यह घाटी है, क्योंकि ये नदियां इसमें बहती है, वो भ्रंश घाटी बनाती है। इसका विस्तार जो है उत्तर में आपका मालवा है, दक्षिण में सतपुड़ा और पश्चिम में गुजरात और पूर्व में आपका बघेलखंड का पठार है। तो नर्मदा सोन घाटी जो है आपकी, उसमें मिट्टी जो है वो गहरी काली पाई जाती है। हमने आपको पहले बताया था कि मालवा के पठार में आपकी साधारण काली पाई जाती है। गेहूं, चावल, कपास होता है। नदियां आपकी नर्मदा की घाटी है, यानी नर्मदा की नदी बहने से ही ये घाटी बनती है, भ्रंश घाटी बनती है। यानी भ्रंश घाटी उसको कहते हैं जब हमारे दोनों तरफ आपके पर्वत उच्च हो और उसकी जो आपका स्तर जो है बहने का स्तर निचला हो, उसे हम कहते हैं घाटी या भ्रंश घाटी या ब्लॉक। पर्वत उनको साइड वालों को कहते हैं। नदी आपकी हो गई। जिले आपके यहाँ से आपके जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मंडला, खंडवा, खरगोन और बड़वानी इसमें आपके जिले आते हैं। वर्षा जो है यहाँ इसका वर्षा का स्तर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, 75 से लेकर 140 सेंटीमीटर हो जाता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अब आपका सेकंड नंबर का सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है आपका मध्य प्रदेश का जो है ये सबसे निचला आपका क्या है भाग है, सबसे निचला। इसको हम क्या कहेंगे? सबसे निचला भाग, यानी कि सबसे दक्षिणी भाग। दूसरा इसका जो आपका क्षेत्रफल है वो 34,000 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में 11% आपका प्रतिशत रखता है। विस्तार इसका है उत्तर में नर्मदा सोन घाटी आपकी है, दक्षिण में आपका महाराष्ट्र है, पश्चिम में आपका गुजरात और महाराष्ट्र है और दक्षिण पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ है। चोटी, प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो महादेव पर्वत पे यानी पचमढ़ी में होशंगाबाद में स्थित है, 1350 मीटर। मिट्टी आपकी छिछली काली आपकी है यहाँ पर, और यहाँ पर थी आपकी गहरी काली और ये साधारण काली। इसमें आपको डिफरेंस देखना है। फसल यहाँ चावल और कपास होता है। नदी आपकी ताप्ती, तवा और बेनीगंगा इसकी प्रमुख नदी है। और मध्य प्रदेश के सारे क्षेत्रफलों में, सारे पठारों में से सबसे ज्यादा नदियां यहीं से बहती हैं। नदियां अधिक, यानी नदियों का उद्गम सबसे अधिक कहां पर है? आपके सतपुड़ा मैकाल श्रेणी से। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वाटर शेड क्षेत्र भी कहते हैं, नदियों का अधिक उद्गम होने से। जिले आपके यहाँ बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बुरहानपुर, ये पूरा क्षेत्र आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का आता है। वर्षा यहाँ आपकी 75 से 150 सेंटीमीटर होती है, यानी मध्य प्रदेश के सबसे अधिक, सारे क्षेत्रफलों में सबसे अधिक वर्षा यही होती है। और पचमढ़ी में अगर देखा जाए तो 199 सेंटीमीटर के समथिंग औसत वर्षा पाई जाती है, यानी जो सर्वाधिक है। वन यहाँ सालों और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी 3 भागों में बांटा गया है। ये आपका पश्चिमी भाग, जो पश्चिमी भाग आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का है, जो राजपीपला पहाड़ियां यानी कि बड़वानी और बुरहानपुर की पहाड़ियां, यहाँ पर जो बड़वानी की पहाड़ियां हैं वो भाग आपका पश्चिमी भाग कहलाता है। मध्य भाग आपका क्या कहलाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का? ये मध्य भाग कहलाता है, जहां आपका क्या है होशंगाबाद है, जहां पचमढ़ी है, महादेव पर्वत स्थित है। और तीसरा भाग आपका जो है वो मैकाल श्रेणी का होता है, जो मैकाल श्रेणी आपका अनूपपुर वगैरह यहाँ आपका पाया जाता है, जहां से आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो इस प्रकार आपका ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी हो गया। अब आप पढ़ेंगे अपन क्या? बघेलखंड। लास्ट आपका बघेलखंड रह गया था।
तीसरा नंबर बघेलखंड। तो यह क्षेत्रफल में 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका फैला हुआ है। जो मध्य प्रदेश का, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा पठार है, तो बघेलखंड का पठार। इस बघेलखंड का पठार जो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में आपका कितना 7% रहता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि पूरे सारे मध्य प्रदेश के पठारों में बघेलखंड का पठार सबसे छोटा है। अगर ये देखा जाए तो सबसे छोटा हो गया आपका बघेलखंड का पठार, आपका बड़ा हो गया मालवा का पठार, सेकंड हो गया आपका नर्मदा सोन घाटी, सबसे दक्षिण हो गया आपका सतपुड़ा मैका श्रेणी, आपका पूर्व हो गया बघेलखंड और उत्तरी हो गया मध्य भारत का पठार। ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। विस्तार आपका उत्तर प्रदेश है, उसका उत्तर में भाई पश्चिम में आपका नर्मदा सोन घाटी है, दक्षिण में महाराष्ट्र है और आपका दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ आपका विस्तार है। यहाँ हमें ये देखने की बात है, कर्क रेखा दो ही पठारों को बीचों बीच से काटती है, एक मालवा पठार और दूसरा बघेलखंड का पठार। और ज्यादातर मध्य प्रदेश के एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा अगर आपका मालवा का पठार और बघेलखंड का पठार ऑप्शन आता है तब भी आपको बघेलखंड का पठार लगाना, क्योंकि बघेलखंड को पठार को बीचों बीच से सीधी कर्क रेखा आपके दोनों भागों में गुजरती है। यहाँ जो चट्टानें पाई जाती है वो गोंडवाना क्रम की पाई जाती है और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कई बार हमने खनिज पढ़े हैं, कोयला सर्वाधिक गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। इसीलिए सारा कोयला आपके भारत, इसके पूरे मध्य प्रदेश का कोयला सर्वाधिक आपका सिंगरौली में और शहडोल के आपके सुहागपुर में पाया जाता है, जो आपके भारत में और विश्व में भी आपका नंबर रखता है। सबसे आपकी मोटी परत भी पाई जाती है। मिट्टी यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। फसल यहाँ मुख्यतः चावल होती है। नदी आपकी सोन और जोहला जो आपकी अमरकंटक से, यानी अमरकंटक से सोन और जोहला दो नदियां निकलती है। नर्मदा आपकी साइड हो जाती है। जिले आपके सिंगरौली, सीधी, शहडोल और उमरिया आते हैं और कटनी का भी कुछ क्षेत्र यहाँ मुड़वारा तहसील भी आती है। वर्षा यहाँ सबसे अधिक 125 से 150 सेंटीमीटर होती है। वन और सल, वन में जो है आपके साल और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं तथा वनों का यहाँ प्रतिशत जो है वो सारे जिलों में सर्वाधिक यानी कि 50% के समथिंग है। तो वनों का क्षेत्रफल भी अगर पूछा जाए तो वनों का क्षेत्रफल बघेलखंड सर्वाधिक, उसके बाद सतपुड़ा मैका श्रेणी में इन जिलों में आपका आ जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि इस भौतिक विभाजन को पढ़ने के बाद अगर कोई जिले की बात पूछी जाती है, जिले से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी मिट्टी का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम बड़े विस्तार पूर्वक अगर इसका अध्ययन कर लेते हैं हमारे अंदर कहीं ना कहीं, तो हम तुरंत रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इसका आंसर सटीक और अच्छा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका भौतिक विभाजन हो गया है। आगे मैं आपके और भी वीडियो लाता रहूंगा, तो आप देखते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।